नमस्कार। धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। हम सब जानते हैं पिछले दशकों में मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी को काफ़ी क्षति पहुंची है। अंधाधुंध दोहन हुआ है और इसके कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। खासकर प्राचीन जंगल और जल स्रोतों को भारी नुकसान पहुंचा है और इसका सबसे प्रमुख कारण एक है, वो है खनन यानी माइनिंग। और हाल ही में सरकार के द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं पृथ्वी को उसका अस्तित्व लौटाने के लिए, उसको फिर से जीवंत करने के लिए। कई जगहों पर भूमि को एक बार फिर उपजाऊ बनाने के प्रयास चल रहे हैं और ये संभव है रेस्टोरेशन से, धरती को पुनर्जीवित करके। इससे हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन एक बार फिर बहाल हो पाएगी। तो आइए देखते हैं ये महत्वपूर्ण कदम और किस प्रकार हम सब इसमें सहयोग दे सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। यही है ध्येय मिशन लाइफ का। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जहां का ज्ञान, इतिहास और विविध भूदृश्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी मानव जनसंख्या भी बसती है, लगभग 140 करोड़ लोग। सभी मानवीय गतिविधियां भूमि पर आधारित हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और पूरा पर्यावरण तंत्र समाहित है। पर अब हमारे उत्पादन और उपभोग के तरीके बदल गए हैं। बरसों से तांबा, कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिजों का खनन हुआ और मानव ने इनका दोहन किया। खनन की जड़ें प्रागैतिहासिक काल तक फैली हैं और इसकी शुरुआत फ्लिंट को निकालने से हुई थी। फ्लिंट यानी चकमक पत्थर औजार और हथियार बनाने के लिए उत्तम था। इसी प्राचीन काल में सोने और तांबे का खनन भी शुरू हुआ। आज इस्तेमाल होने वाला हर खनिज और धातु खनन का ही परिणाम है। खनन सामान के निर्माण, सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के लिए जरूरी है, जिनसे हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसकी मदद से हम अपने घर, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, हाईवे, पुल और एयरपोर्ट्स बना पाते हैं। खनन से जुड़ी गतिविधियां बेशकीमती संसाधनों को निकालने में महत्वपूर्ण है, पर इनका पर्यावरण प्रणालियों और स्थानीय समुदायों और उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके लाभों और प्रभावों का एक संतुलन बनाकर रखा जाए। खनन वाले इलाकों का भूमि सुधार और बहाली पर्यावरण के पुनर्जीवन, बंजर जमीन को स्वस्थ और उत्पादक पर्यावरण प्रणाली बनाने में एक जरूरी कदम है। भूमि सुधार की प्रक्रिया में खनन वाले क्षेत्रों को फिर से आकार देने, मिट्टी और पेड़ पौधों को बहाल करना भी शामिल है, ताकि एक स्थिर और आत्मनिर्भर पर्यावरण प्रणाली बनाई जा सके। इसमें मिट्टी का स्थिरीकरण किया जाता है और उसको अनुकूल बनाया जाता है, ताकि वहां पौधों की बढ़वार में इजाफा हो सके। मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने के लिए फिर स्थानीय पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और इससे जैव विविधता धीरे धीरे फिर से दोबारा स्थापित होने लगती है। इससे न केवल खनन से पर्यावरण पर पड़े बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है, बल्कि ये भविष्य के इस्तेमाल के लिए भूमि का पुनर्वास भी करता है। अब चाहे ये वानिकी के लिए हो, खेती के लिए या फिर मनोरंजन के उद्देश्यों हेतु। विस्तृत जैव पुनरुद्धार
और वानिकीकरण के जरिए प्रयास है कि कार्बन सिंक और हरित क्षेत्र दोनों को सशक्त बनाया जाए। ऐसा ही एक उदाहरण मौजूद है छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर स्थित जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में मौजूद विश्रामपुर। यहां कभी विश्रामपुर ओपन कास्ट कोल माइन यानी ओसीएम हुआ करती थी। इस खदान की शुरुआत 1961 में हुई और यहां की 10 अलग अलग खदानों से कई लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ करता था। ये देश की ऊर्जा सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाता था। इसे आधिकारिक तौर पर 2020 में बंद कर दिया गया। फिर इको टूरिज्म के लिए संयुक्त रूप से इस जगह की योजना बनाई गई। बरसों के दौरान इसे धीरे धीरे पानी से भरा गया और इससे एक खूबसूरत झील बन गई। विश्रामपुर की इस बहाल की गई खदान को एक इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में इसके अनूठे भूदृश्य और राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक इसकी आसान पहुंच के कारण बदला जा सका। छत्तीसगढ़ के मत्स्य विभाग ने पर्यटन और स्थानीय आजीविका की इसकी संभावना को देखते हुए इस इलाके को फिश फार्मिंग और नौकायन गतिविधियों के लिए विकसित किया है, ताकि स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के विकल्प सृजित किए जा सके। ये इको टूरिज्म गंतव्य बोटिंग और फिश फार्मिंग जैसी गतिविधियों के जरिए एक अनूठा अनुभव उपलब्ध कराता है और साथ ही यहाँ एक आकर्षक तैरता हुआ रेस्टोरेंट भी है। इस तैरते हुए रेस्टोरेंट को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL की मदद से खदानों को बंद करने की योजना के एक हिस्से के तौर पर बनाया गया है। ये तैरता हुआ रेस्टोरेंट यहाँ का एक बड़ा आकर्षण बन गया है और साथ ही स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराता है। विश्रामपुर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर केनापारा है, जो फिर से बहाल किया गया एक खदान स्थल है। केनापारा इको टूरिज्म स्थल के लिए नौकायन आकर्षण का मुख्य केंद्र है और इससे फिलहाल शिव शक्ति महिला ग्राम संगठन नामक एक स्व सहायता समूह के 12 सदस्यों की मदद हो रही है। इसे केनापारा और आसपास के इलाकों की महिलाओं ने बनाया है। इसके सदस्य क्षमता निर्माण और कौशल के उन्नयन से जुड़ा प्रशिक्षण दे रहे हैं। इको टूरिज्म स्थल पर काम कर रहे सभी सदस्य तैरना जानते हैं और यहाँ इनकी सेवाएं लेने से पहले इन्हें लाइफ गार्ड और नौकायन का प्रशिक्षण दिया गया था। जनजातियों के गरीब परिवार जो मछली पालन के काम में लगे हैं, उन्हें आजीविका के एक अच्छे साधन का लाभ मिल रहा है और वो बोट राइड के लिए प्रति यात्री से 50 रुपए लेकर हर महीने 80 से 90 हजार रुपए कमा लेते हैं। बोटिंग की ही तरह यहाँ मछलियों के प्रजनन का काम भी शुरू किया गया। उद्देश्य था केनापारा के बड़े जल भंडारों का उपयोग करके रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करें। इस स्थल की एक और विशेषता है यहाँ का एक कौशल विकास केंद्र। 2019 में अपने पहले वर्ष के दौरान करीब 200 महिलाओं को बांस से फर्नीचर बनाने, कपड़े सिलने और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया था। जिला प्रशासन ने इस जगह पर एक सी मार्ट खोला था ताकि महिलाओं के स्व सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के उत्पादों का विपणन किया जा सके। आज विश्रामपुर वहनीय खनन और उत्तरदायी भूमि सुधार का एक उदाहरण बन गया है। इसे पिछले दशक के दौरान स्थानीय किस्मों वाली एक फलती फूलती पर्यावरण प्रणाली में बदल दिया गया है। खनन से प्रभावित भूमि को एक बार फिर
उपजाऊ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा कैसे स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ की जैव विविधता को एक बार फिर उजागर करने की कोशिश की जा रही है। तालाबों को मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पर्यावरण तो फिर से बहाल होगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आमदनी भी होगी, एक संतुलन आएगा, एक सुखमय भविष्य नजर आया। खदान वाले इलाकों का पुनर्वास और भूमि सुधार पर्यावरण से जुड़े हमारे प्रयासों का एक प्रमुख हिस्सा है, जिनके जरिए पर्यावरण और समुदाय पर दुष्प्रभाव को कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। सेंकेलिम खदान उत्तर गोवा में स्थित है। ये 203 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और इसका संचालन करीब 40 साल तक किया था। यहां खनन का काम 1990 के दशक में बंद कर दिया गया था, क्योंकि निम्न श्रेणी के अयस्क को निकालना महंगा पड़ रहा था। यहां भू सुधार से जुड़ी गतिविधियों के 3 प्रमुख हिस्से थे। व्यापक वनीकरण, खदानों के कुछ हिस्सों को जल भंडारों में बदलना ताकि बारिश के पानी का संचय किया जा सके, और समुदाय के लाभ के लिए मौजूदा इमारतों का उपयोग। कचरे के ढेरों के स्थिर हो जाने के बाद कंपनी ने बहाल की गई एक खदान को चुना ताकि स्थानीय प्रजाति की वनस्पतियों का इस्तेमाल करके विभिन्न वनीकरण तकनीकों के साथ प्रयोग किया जा सके। विभिन्न संगठनों की तकनीकी महारत और सलाह ली गई। गोवा विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विभाग, राज्य वन विभाग और रबर बोर्ड। पौधे लगाने के लिए कई प्रणालियां अपनाई गईं, जैसे कि हॉर्टी सिल्वीकल्चर। गोवा में उगने वाली ज्यादातर बागवानी फसलें कामयाबी से उगाई जा सकी। सेंकेलिम खदानों की बहाली को दिशा देने का काम पर्यावरण संरक्षण और समुदाय की जरूरतों दोनों ने किया है। खदान लीज का कुल इलाका 203 हेक्टेयर है, जिसमें से करीब 105 हेक्टेयर को वानिकीकरण के लिए प्रभावी रूप से बहाल कर लिया गया है और यहां पर 7,50,000 से भी अधिक पौधे रोपे जा चुके हैं। वानिकीकरण के साथ साथ खदानों के एक बड़े हिस्से को भी या तो ज्यों का त्यों रखा गया या वर्षा जल का संचय करके उन्हें जल क्षेत्रों में बदल दिया गया। इन जल क्षेत्रों का महत्व और बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी ने बारिश के पानी से भरी खदानों में मीठे पानी की मछलियों को पालने की संभावना का अध्ययन किया। मछली पालन का काम 1990 में शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यहां मछली पालन कामयाबी पूर्वक किया जा सका और इस पिट में रोहू, कतला, कॉमन कार्प जैसी मीठे पानी की मछलियों का खूब उत्पादन हुआ। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पक्षियों और तितलियों की संख्या में भी खूब वृद्धि हुई। बहाली के इस काम को सिर्फ पौधे उगाने तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इमारतों और वर्कशॉप जैसी पुरानी बुनियादी सुविधाओं का इस्तेमाल भी शानदार सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया गया। खदान वर्कशॉप को एक तकनीकी स्कूल में बदल दिया गया ताकि स्थानीय युवाओं को शिक्षित किया जा सके और रिहायशी जगहों को एक फुटबॉल अकादमी में परिवर्तित कर दिया गया ताकि स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा किया जा सके। स्कूल का मुख्य उद्देश्य है तकनीकी ज्ञान विकसित करने और स्थानीय युवाओं को रोजगार वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना और उनमें तकनीकी ज्ञान को विकसित करना ताकि उद्योगों में या स्वरोजगारों में नौकरी मिल पाने के उनके अवसरों को बढ़ाया जा सके। टेक्निकल स्कूल को नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया गया है। इसके कोर्स बाजार की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। खनन क्षेत्र वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। अब तक इस संस्थान से 1000 युवा ट्रेनिंग ले चुके हैं और उन्हें कई उद्योगों में नौकरी मिल चुकी है। एक खदान पिट में अनेक बहाली तकनीकों की कामयाबी के बाद दूसरे क्षेत्रों को भी सेंकेलिम खदान के दायरे में
जैव विविधता परिवर्तित करने का फैसला किया गया। इसलिए सैंकलिन खदान प्रबंधन योजना वन विभाग के साथ विचार विमर्श करके तैयार की गई, जिसमें कीकर के बड़े पेड़ों को काटकर विभिन्न स्थानीय पेड़ों के किस्मों को लगाने का निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों की जैव विविधता बेहतर हो सके। नक्षत्र, राशि चिन्ह और आयुर्वेद के आधार पर नक्षत्र वाटिका और चरक वाटिका नामक 2 औषधीय उद्यानों को विकसित किया गया। इसके पीछे विचार यह है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में उगने वाले औषधीय पौधों के बारे में स्थानीय लोगों और स्कूल के विद्यार्थियों में जागरूकता फैलाई जाए। हर पौधे की पहचान की जाती है और इसके औषधीय महत्व के बारे में भी बताया जाता है। बांस एक ऐसी महत्वपूर्ण नकदी फसल है जिसकी बड़ी अहमियत है। इसमें ऑक्सीजन पैदा करने की कमाल की क्षमता होती है और ये माहौल से ज्यादा कार्बन को सोखकर उसे बायोमास में बदलने की भी काबिलियत रखती है। तो पर्यावरण में फिर से जान डालने के सिलसिले में ये एक अग्रणी कारक है। ये सभी जंगली पौधों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा भी है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इसे काटने से इसका नया पौधा खुद पनप जाता है और सिर्फ 60 दिन में अपनी पूरी लंबाई हासिल कर लेता है, जबकि जंगली पेड़ों को इसमें 60 साल तक लग जाते हैं। बांस उगाने के काम को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत से बांस की विभिन्न किस्में राज्य वन विभाग और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून की मदद से इकट्ठी की गई। यहाँ बांस की 25 से भी ज्यादा किस्में उगाई गई हैं। बांस को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बांस की एक विशाल संरचना बनाई गई। इस बैम्बू पवेलियन का इस्तेमाल स्व सहायता समूहों के लिए एक प्रदर्शनी हॉल व प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर किया जाता है। सुधार के स्तर का जायजा लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि नियमित तौर पर जैव विविधता सर्वेक्षण और अध्ययन किए जाएं। समय समय पर ऐसे कई अध्ययन किए भी गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि भू सुधार का काम वैज्ञानिक तरीके से किया भी जा रहा है या नहीं। खदानों की बहाली वहनीय विकास का एक अहम पहलू है। भू सुधार की प्रक्रिया का मतलब सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ और पहलू भी जुड़े हैं, जैसे कि जल क्षेत्र, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण आदि। विभिन्न वैज्ञानिक सुनियोजित तकनीकों के इस्तेमाल से पर्यावरण, खदान कंपनी और हितधारकों सभी को लाभ होता है। सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, ग्रीन इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY शामिल हैं, जिनसे 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड बहाल करने और लैंड डेग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भू सुधार के प्रयास सिर्फ नियमों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए। इनका लक्ष्य जहां तक संभव हो सके पर्यावरण प्रणालियों को इनकी प्राकृतिक अवस्था में लौटाने, वानिकीकरण, मिट्टी को फिर से बेहतर बनाने और पर्यावास को बहाल करने से जुड़ी परियोजनाओं को चलाने का होना चाहिए। इसके लिए स्थानीय समुदायों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि हम जिस भूमि पर रहते हैं उसकी लंबी अवधि की सेहत सुनिश्चित हो सके। विकास और प्रगति के लिए खनन जरूरी है और इसकी जरूरत भी है, और खनन बिना पृथ्वी को अधिक क्षति पहुंचाए भी संभव है। खनन टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह से हो जिससे पृथ्वी को नुकसान न हो, इससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचेगी और विकास भी नहीं रुकेगा, क्योंकि पर्यावरण को नष्ट करके विकास संभव नहीं है। यह नया संकल्प भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम सभी को साथ आना होगा। हम साथ मिलकर आने वाली पीढ़ियों के सतत भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मिशन लाइफ के सिद्धांतों को अपनाकर
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, ऑलिव रिडली समुद्री कछुए हजारों की संख्या में घोंसला बनाने के लिए तट पर आते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? Olive Ridley sea turtles come ashore in thousands to nest. The phenomena is known as, और इसका सही उत्तर है अरिबाडा। और आज के विजेता हैं मनोहर केंडोले, जयेश राठौड़, बरुनयन दास, डॉक्टर अभय कृष्णन और पस्फुलेट श्रीकांत। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं रघुनाथ यू, एच रामचंद्र भाट, योगेश कुमार, देवेंद्र राज सुथार, सुनीता अरोरा, सुरेश आहूजा, के सत्यनारायणन, विदित राज शर्मा, उषा जोशी और विशाखा दिनेश भडाने। हमारा आज का सवाल है, केनापारा एक परित्यक्त कोयला खदान जिसे इको पर्यटन स्थल में परिवर्तित कर दिया गया है, भारत के किस राज्य में है? केनापारा, an abandoned coal mine that has been converted into an ecotourism destination, is in which state of India? अपने अपने जवाब हमें एक हफ्ते के अंदर इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।